हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर टॉक शोज की श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो जर्मनी से हैं, एंजेला मार्केल। जी हाँ, चांसलर वहां की। बहुत लंबा राज करने के बाद, नया जर्मनी बनाने के बाद अब वो विदा ले रही हैं। जर्मनी के अंदर जो चुनाव होते हैं, बड़ा लंबा प्रोसेस है उनका। लोग भी हैरान होते हैं कि इतना लंबा प्रोसेस क्यों होता है वहां पर। बहुत सारी पार्टी हैं, सोशल डेमोक्रेट हैं, फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी है, ग्रीन है, कुछ और भी हैं। इसी विषय के ऊपर कि जर्मनी क्या था, एंजेला मार्केल के टाइम में जर्मनी ने कैसी शेप अख्तियार की, और खास तौर से अब उनके जाने के बाद जर्मनी का क्या होगा, क्या उम्मीदें हैं। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर जर्मनी और फ्रांस दो ऐसी शक्तियां हैं जिन्होंने ईयू को शेप किया है, ईयू के भविष्य को बनाया है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जो विशेषज्ञ मौजूद हैं, वो है फॉर्मर एम्बेसडर आईएफएस ऑफिसर डॉक्टर केतन शुक्ला जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। हमारे दर्शक केतन शुक्ला जी के साथ भली भांति वाकिफ हैं और विभिन्न देशों में भारत के राजदूत रहे हैं, उच्च पदों पर रहे हैं, मंत्रालय में भी रहे हैं, और बेहतरीन ऊंची ऊंची जो उनकी क्या कहते हैं जिम्मेदारियां हैं वो उन्होंने संभाली हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ में हैं। सर, आज थोड़ा-सा विषय हटकर है, और चूँकि आप हमेशा विदेश नीति के साथ डील करते रहे हैं, जर्मनी और चांसलर एंजेला मार्केल, ऐसा लगता था कि दोनों मिलकर एक ही नाम हो गए हैं। हम जर्मनी को एंजेला मार्केल के अलावा सोच भी नहीं सकते थे देखा जाए तो। अब उनके जाने की बारी आई है। सर, बताइए कुछ अपनी पहली टिप्पणी से जर्मनी के बारे में कि किस किस्म का पॉलिटिकल सिस्टम उनके समय में था, और अब आने वाली शेप क्या होगी, और उनके काल में जर्मनी कैसा बना। पहली टिप्पणी आपकी। सबसे पहले तो अंजेला मार्केल के लिए एक चीज़ कह सकते हैं कि जर्मनी के दो ही लीडर उनसे ज़्यादा कार्यकाल उनका रहा है। जी। एक था प्रिंस ऑटो वान बिस्मार्क और जी। दूसरे कोल। अब आय, शायद मेरे आ, को आयरन मैन की बात कर रहे हैं आप, बिस्मार्क आयरन की। मैन, यस, ये भी आयरन जी। लेडी नहीं कहते हैं, ये उनको बहुत शौक थे, पर उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। जी। तो ये जो कोल के, शायद मेरे को लगता है जर्मनी में जो राजकीय परिस्थिति है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा चांसलर डिसाइड करने में। तो जी। वो प्रिंस ऑटो वान बिस्मार्क के बाद के नंबर 2 पे आ जाएंगे। जी। आपने सही शुरू में कहा कि अंजेला मार्केल एक ऐसी हस्तियत है जिन्होंने जर्मनी की जो आज की यंग जनरेशन है जी। वो और कोई लीडर को नहीं जानती है। वो अंजेला मार्केल के कार्यकाल में ही बड़े हुए हैं। एक जी। 16 साल का उनका बहुत लंबा कार्यकाल रहा। जी। और उनके लिए एक चीज़ हम कह सकते हैं कि जब टाइम पर्सन ऑफ द ईयर उन्होंने दिया था 2015 में, तब जी। अंजेला मार्केल के लिए ये कहा था चांसलर ऑफ फ्री वर्ल्ड, जो जी। बहुत ही बड़ी बात है। जी। उनको इंडिया के भी दो बड़े अवार्ड मिल चुके हैं जो शायद कई लोगों को पता नहीं होगा, पर जवाहरलाल नेहरू अवार्ड और इंदिरा जी। गांधी पीस प्राइज अवार्ड दोनों जी। अंजेला मार्केल को मिल चुके हैं। अंजेला मार्केल की कारकिर्दी देखें तो उनका जन्म हुआ था हैम्बर्ग में, पर उनके जो जी। पिताजी थे वो ल्यूथरन चर्च के प्रीस्ट थे, तो जी। इसीलिए वो फिर इस जर्मनी में चले गए। वो बहुत कम लोगों को पता होगा, पर उनके जो पैटर्नल ग्रैंडफादर थे वो पोलैंड से थे, और उनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे वो डेंजिक से थे। सो 25% पोलिश है। फिर उनके ग्रैंडफादर जर्मनी में जॉब करने आए पोलिश की, और जी। फिर वहाँ से उनका जर्मन नेशनलिटी शुरू हुआ। जी। अंजेला मार्केल का एक बहुत ही, जो कहते हैं कि उनका जो एजुकेशन है वो बहुत ही अनयूजुअल रहा है। उन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिकल साइंस, कैसा कोई भी राजकारण में उनकी कोई रुचि, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे ये कह सकते हैं कि अंजेला मार्केल राजकारण में आएंगे। पर वो क्वांटम केमिस्ट्री में उन्होंने पीएचडी किया, और 1989 में इस जर्मनी में ही उनके जो मेंटर थे लोथार डीमार्जे, उनके साथ उन्होंने ज्वाइन किया, और 1990 में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ। जर्मनी का यूनिफिकेशन होने के साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये हुई कि ये पार्टी सीडीयू के साथ मर्ज हो गई, और जी। उसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ तो अंजेला मार्केल को हुआ। 1991 में ही वो बहुत ही यंग एज में विमेन एंड यूथ एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर बने।
उनको कोल एक छोटी लड़की की तरह ट्रीट करता था और वो उनको हमेशा ये मैन माकेन मिस माय गर्ल करके बुलाते थे। अंजेला मार्कल जब पॉलिटिक्स में आए, बहुत ही साधारण व्यक्तित्व था। बाद में वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने 2002 से 2005 तक। जी, अंजेला मार्कल को मैं मिला हूँ, उनकी सादगी इतनी थी, बहुत ही सिंपल कपड़े, बहुत ही सादगी से बातचीत करना, जो आपको इतने बड़े लीडर में बहुत ही कम लोगों में मिलेगा। और जी, यही चीज, महत्वपूर्ण चीज ये है कि उसके बाद, इतनी महान व्यक्ति बनने के बाद भी वही चीज उनके साथ हमेशा रही। और ये जी, उनका व्यक्तित्व का एक बहुत असाधारण ये है। जी, जो उन्होंने असाधारण चीज की है, ये है कि जी, वो जब आए पॉलिटिक्स में तो दो महान पॉलिटिशियन थे। एक जी, थे कोल, कि जो बड़े विजनरी माने जाते हैं। उन्होंने यूरोपियन यूनियन को एक किया, मार्क्सिज्म ने यूरो एक किया, और जर्मनी का यूनिफिकेशन उन्होंने समय के पहले 1990 में किया, 89 में। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि ऐसे दो दो लीडर थे जब, तब अंजेला मार्कल के लिए किसी को ये नहीं लग रहा था कि ये पॉलिटिक्स में बहुत ऊपर उभर आएंगे। पर जब कोल इलेक्शन हार गए, तो सबसे पहले अंजेला मार्कल जो जनरल सेक्रेटरी थी, उन्होंने कहा कि अब कोल के जाने का टाइम आ गया है। और उसके बाद स्टोइबर, जो बावेरिया से है, सीडीयू और सीएसयू दो पार्टनर पार्टी हमेशा साथ में ही रही है। और बावेरिया दुनिया के जो आर्थिक देखे तो कैलिफोर्निया के बाद छठे नंबर पे आता है, बहुत ही जी, कंजर्वेटिव कैथोलिक स्टेट है। स्टोइबर इलेक्शन लड़े और स्क्रोडर के सामने हार गए। और ये एक जर्मनी के इतिहास में बहुत बड़ी चीज हुई कि कोल और स्टोइबर दोनों एक साथ चले गए, और अंजेला मार्कल जर्मन के पॉलिटिक्स में ऑपोजिशन लीडर बने, जो फर्स्ट वुमन ऑपोजिशन लीडर थे। अंजेला मार्कल की कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जर्मनी जैसे में, एक बार वो किसिंजर और हिलरी क्लिंटन के साथ एक सेमिनार में आए थे, जी, तो मेरी बात हुई थी ऐसे ही इनफॉर्मल। तो मैंने कहा था कि हिलरी क्लिंटन अमेरिका के शायद फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनेंगे, पर अंजेला मार्कल ने, एक डाइवोर्सी थी, सी टुक डाइवोर्स इन 83, उनका पहला, वो प्रोटेस्टेंट थी। जर्मनी बहुत ही मजबूत कैथोलिक कंट्री है, वहाँ जो लोग कैथोलिक होते हैं उनकी 10% इनकम भी चर्च में जाती है। ईस्ट जर्मनी से आए थे, जिसको ऑसी बोलते हैं। और उनका एजुकेशन, जैसे मैंने कहा, कि क्वांटम केमिस्ट्री में था, और पहली महिला व्यक्ति चांसलर बनी। तो उन्होंने चार चीजें की कि जो एक कैथोलिक कंट्री में, ईस्ट जर्मनी में आने से बाद वो चांसलर बने। और स्टॉइबर और कोल जैसे, तो ये चार चीज दर्शाती है कि उनका एनालिटिकल माइंड, उनकी पूरी जो राजनीति रही है, वो एक साइंटिफिक, जिसको कहते हैं ना कि उनका क्वांटम केमिस्ट्री, उस तरह की रही है। और फिर आप देखोगे कि जर्मनी में जनरली कोएलिशन बहुत कम होता था, 69 में हुआ था। 2005 में वो पहले बार चांसलर बने, तब वो सीडीयू, सीएसयू और एसपीडी के साथ बनाई। 2009 में एफडीपी, वो अभी इस बार भी 10% जो ज़्यादातर लिबरल, मिस इकोनॉमिक पॉलिसी में ज़्यादा लिबरल पार्टी है, उनके साथ उन्होंने बनाई। 2013 में सीडीयू और एसपीडी के साथ बनाई, और 2017 में सीडीयू और एसपीडी के साथ बनाई। तो 4 बार उन्होंने जो सरकार बनाई, उसमें 3 बार उन्होंने एसपीडी के साथ काम किया। उनकी एक महत्व की चीज उनके राजकारण में हम देखें तो उसको मर्किलिज्म कहते हैं, कि जो भी पार्टी की अच्छी चीज है, चाहे ऑपोजिशन की जिनके साथ उनका अलायंस है, वो उनको वो पकड़ लेते थे। चेरी जी, पिकिंग कहते हैं जिसको। तो उन्होंने ये किया कि लेबर रिफॉर्म, इंक्रीज इन वर्किंग आवर्स, फ्लैट टैक्स, इंक्रीज वेट। तो ये सब चीजें उन्होंने दूसरे इलेक्शन में, सब लोग मानते थे शायद वो हार जाएंगे, पर उनका एक चीज है कि जो चीज वो मन में ठानते हैं, वो हमेशा उन्होंने अचीव की है। और उसके लिए उन्होंने अपने कंट्री का, जो उनके लिए जो अच्छा है, वही उन्होंने हमेशा किया है। अब आप देखोगे कि ये जो उनकी जो वर्किंग स्टाइल है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनका जो वर्किंग मॉडल था, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंजेला मार्कल, मैंने जैसे कहा कि बहुत सादगी वाले हैं। वो शुरू में जब जाते थे तो उनको कैसे बैठना, क्या करना, तो उनका एक स्टैंडर्ड पोज है। और उसको, ये जो है उनके वर्किंग मॉडल, ये दुनिया में, वो हमेशा आप देखोगे उनकी जब भी स्पीच, तो ऐसे बना के ऐसे कई बार करते रहेंगे। एंड दिस इज नोन एज मर्कल डायमंड।
तो ये जो लिप्जिग मॉडल है, उसको कहते हैं कि लिप्जिग मॉडल, तो उसमें है नेवर अफ्रेड टू बी लोन वॉइस। कभी भी उन्होंने हिचकिचाहट कोई भी चीज में कभी नहीं की है। जैसे मैंने कहा कि उनके इलेक्शन के पहले भी वो जो नीति है, वो नीति हमेशा डिक्लेयर करते थे एकदम रेशनल, प्रैग्मेटिक एंड नॉन आइडियोलॉजिकल। उन्होंने बड़ी बड़ी बातें नहीं की, उन्होंने कोई बड़ी विजन नहीं दिखाई, वो हम उनकी लीगेसी में डिस्कस करेंगे। उन्होंने एक ही चीज रखी कि जर्मनी के लिए और यूरोपियन यूनियन के लिए और पूरी दुनिया के लिए ह्यूमैनिटेरियन क्या चीजें अच्छी है, उसके ऊपर उन्होंने जो पूरा राजनीतिक दौर उनका रहा, वो बहुत ही प्रशंसनीय है। दूसरी चीज उनकी जो थी, जो कहते हैं कि लीडिंग फ्रॉम बिहाइंड, कभी वो उन्होंने बहुत आगे आने की कोशिश नहीं की। यही वर्किंग स्टाइल जो नेल्सन मंडेला की थी। और उनके एक बहुत बड़े राजनीतिक हो गए विली ब्रांड, उनका बहुत योगदान रहा है जर्मन यूनिफिकेशन में। एक स्कैंडल में उनको निकल जाना पड़ा। वो जो हमेशा कहते थे पॉलिटिकल डेर क्लाइनेस्ट स्टेप मीन्स पॉलिटिक्स ऑफ बेबी स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। उन्होंने कभी अंजेला मार्कल ने एक साथ कोई चीज ऐसे नहीं की जैसे कोल को विजनरी कहते हैं। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये जो थे उनका पूरा पॉलिटिक्स रहा, और हमेशा वो पर्पस बेस्ड रहा कि अल्टीमेट गोल क्या उसमें हासिल करना है। और तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जर्मनी, उनकी हिस्ट्री हम जानते हैं हिटलर के लिए, तो एक जो बहुत ही टॉक्सिक नेशनलिस्ट, मिलिटरिस्ट और जिनोसाइडल जो उनकी इमेज थी, उन्होंने ये इमेज को वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स करके पूरी की पूरी जो पास थी उसमें से उन्होंने जर्मनी को बाहर निकाला। और इसका एक उदाहरण बहुत बड़ा है कि ये बाहर निकालने के बाद उन्होंने अभी एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट जो जर्मनी में हमेशा इजराइल की तरह 1 साल के लिए मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन है, वो उन्होंने निकाल दिया। कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से वहां के लोगों को जो, और अभी 2 सितंबर को आप देखिए कि उन्होंने इमेज कितनी चेंज की है कि एक बायरन फ्रिगेट को उन्होंने नॉर्थ सी में से 200 सैनिकों के साथ भेजी है, जो 7 महीना ट्रैवल करेगी, सुएज कैनाल, रेड सी, बॉम्बे भी आएगी और साउथ चाइना सी जाएगी। तो इतना बड़ा जो उन्होंने 20 साल में जर्मनी की इमेज में जो चेंज किया है, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनका बहुत ही बड़ा प्रदान माना जाएगा। अंजेला मार्कल का हम पूरा पॉलिटिक्स देखें तो उनकी फॉरेन पॉलिसी हमेशा ट्रांस अटलांटिक इकोनॉमिक रिलेशन में सभी कंट्री के साथ एक बहुत ही अच्छा रिलेशन रखना, ये उनकी विदेश नीति का सबसे बड़ा जो कहते हैं कि महत्वपूर्ण रहा है। और जर्मनी में उन्होंने एक स्टेबिलिटी रूल रहा है, उनको जर्मनी में मुट्ठी करके बुलाते हैं मदर। जर्मन लोगों को हमेशा एक वो रहा उनके दिमाग में कि अंजेला मर्कल है तो एक स्टेबिलिटी रहेगी और लोगों को किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज के दिन में पोलराइज वर्ल्ड में उनका सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उन्होंने पूरा डीपोलराइजेशन किया। और अंजेला मर्कल की एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब 2017 में ट्रम्प जीते तो बहुत कम लोगों को पता होगा कि ओबामा खुद बर्लिन गए थे और अंजेला मर्कल पॉलिटिक्स वो सोच रहे थे कि अब मैं चांसलरशिप किसी और को दे दूंगी। उन्होंने उनके लिए लोगों को ग्रूम किया था। बर्लिन जाके उन्होंने अंजेला मर्कल को समझाया कि आप इलेक्शन लड़िए और ये वर्ल्ड की डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आप समझ सकते हो कि उनका विश्व में कितना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और उन्होंने कभी इस चीज में आप देखोगे बाकी सब लीडर, मेरे ख्याल से 21वीं सदी में 3 लीडर ने कंट्रोवर्शियल रहे हैं पर अपने अपने कंट्री के लिए बहुत बड़ी चीज की। सबसे पहले नाम आएगा अंजेला मर्कल का जर्मनी में, दूसरा नाम आएगा पुतिन का रशिया में, और तीसरा जी का चीन के लिए। उन 3 दो लोगों ने अपने कंट्री के लिए बहुत ही बड़ी चीजें की है कि जो कहते हैं कि उनका पूरा जो, और ये दशक में मुझे लगता है अगेन पुतिन, जी और बिदेन यदि सक्सेसफुल होते हैं, अभी तो एक वीक उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अगले दशक में और अंजेला मर्कल ने जो पॉलिसी है उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उनका सबसे अच्छा महत्वपूर्ण चीज देखें तो यूरोपियन यूनियन। हम अब जर्मनी में उन्होंने जो चीजें की, जर्मनी को स्टेबिलिटी दी, और उनकी स्टाइल जो रही है वो मिक्स मॉडर्नाइजेशन विद कंजर्वेटिज्म, क्योंकि वो एक उनका जो बैकग्राउंड ईस्ट जर्मनी का रहा, एक
पेस्टर मिस पादरी की वो लड़की थी, पर अंजेला मर्केल के लिए बहुत कम लोगों को पता होगा उनका रिलेशन रशिया और चाइना से क्यों अच्छा है। वो रशिया गए थे, उनके जब सबसे ज्यादा मार्क केमिस्ट्री और रशियन में आए थे। वो यूथ के अंदर उन्होंने कल्चर में काफी काम किया है, तो इसलिए उनके संबंध हमेशा आप देखोगे तो रशिया के साथ जर्मनी का रिलेशन अच्छा रहा है। उसका कहीं क्रिटिसिज्म हुआ है, पर उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज की है। अगेन ये जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से डिफरेंट लगे, पर नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो किया वो जर्मनी की एनर्जी के लिए उन्होंने जो लिया स्टेप, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कंट्रोवर्सी है कि ये एनर्जी सप्लाई रशिया कंट्रोल करेगी एंड वेरी डेंजरस जियोपॉलिटिकल वेपन की तरह उसको यूज कर सकते हैं। पर मैंने कहा कि उनका सबसे पहले, जैसे बिडेन का अमेरिका फर्स्ट है, उनके लिए पहले जर्मनी फर्स्ट था, बाद में यूरोपियन यूनियन, और बाद में उनका वैश्विक वो रहा। उन्होंने जर्मनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज की वो 2008 में जो उनकी हाइपो रियल एस्टेट की बहुत बड़ी क्राइसिस हुई, उस क्राइसिस से उसने जर्मनी को बाहर निकाला, पर साथ साथ पूरे यूरोपियन यूनियन को। उन्होंने लग रहा था कि यूरोपियन यूनियन में बहुत ही दिक्कत आएगी, उन्होंने पूरे यूरोपियन यूनियन को ये क्राइसिस से बाहर निकाला। 2016 में ग्रीस के अंदर बहुत बड़ी क्राइसिस आई, और उनकी जो फिजिकल डेप्थ, उनका जो पूरा, मैंने कहा ना कि वो जर्मन कंसेप्ट के डेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, डेफिसिट नहीं होनी चाहिए। तो ग्रीस में भी उनके अगेंस्ट बहुत उहापोह हुआ, पर अब 2 साल बाद उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा इतना, हम उस टाइम उनको समझ नहीं पाए थे। ग्रीस, उन्होंने यूरोपियन यूनियन पर उन्होंने जो स्टेबिलिटी दी है, वो स्टेबिलिटी के लिए यूरोपियन यूनियन का आभारी रहेगा। ये दूसरी एक बात चीज, इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर कि एंजेला मार्केल पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन के लिए एक सेंट्रल एक्सिस रही हैं। पूरा ईयू जो था उनके आसपास घूमता रहा, देखा जाए तो बिना जर्मनी के, बिना एंजेला मार्केल के यूरोपियन यूनियन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और एक एक कहते हैं यूनिफाइंग फोर्स होती है, और जो भी क्राइसिस आता था, जैसे आपने ग्रीस क्राइसिस की भी बात की, और जो और भी क्राइसिस आए थे, इवन जब ब्रिटेन भी बाहर जा रहा था ईयू से, वहां भी जो उनकी भूमिका रही है बहुत निर्णायक रही है। और लोग हमेशा उनको एक निर्णायक लीडर के रूप में याद रखेंगे, एक ऐसा लीडर जो हमेशा परसू भी करता था और कभी भी फोर्स से काम नहीं करता था, दबाव से काम नहीं करता था, टेरराइज करके काम नहीं करता था। एक डेमोक्रेटिक मैनर में उन्होंने जिस ढंग से, जैसे आपने कहा कि एक मदर के रूप में जाना जाता है, तो हमेशा उन्होंने रिलेशनशिप को नर्चर किया है, किसी भी देश के साथ हो, किसी भी गुट के साथ हो। ये उनकी खास बात रही है कि नर्चरिंग नेचर से उन्होंने जर्मनी को ग्रेट बनाया, नर्चरिंग नेचर से ही ईयू को भी ग्रेट बनाया। सर, उनका ये कि वो टफ लेडी थी, पर उनका जो नेचर था, वो कहा ना कि वर्किंग फ्रॉम बिहाइंड, मीन्स उन्होंने कभी अपने व्यूज किसी के पर, उन्होंने हमेशा डिस्कशन, वो हमेशा ये मानते थे कि डिस्कशन से ही किसी बात का हल हो सकता है। जी, अब जैसे यूरोप की आपने बात की, उन्होंने यूरोप में आपने देखा कि 2015 में बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई माइग्रेशन की, और लाखों लोग आए, तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आर्टिकल 2 जो यूरोपियन यूनियन का है, तो पूरी दुनिया के विश्व कैसे यूरोप को देखेगा। और ये जो क्राइसिस थी इतनी बड़ी थी कि किसी के समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने एक बहुत ही, उनका अप्रूवल रेटिंग 20% गिर गया, पर उन्होंने एक ही चीज कही, वीर शापेन दास, वी कैन डू दिस। और उसी को उन्होंने जो किया, उन्होंने 1 मिलियन को एक्सेप्ट कर लिया, लोगों ने उनको वेलकम किया, जहां जाते थे वहां बोर्ड लगते थे वी वेलकम माइग्रेंट। और उनका एक थोड़ा क्रिटिसिज्म है, मैंने कहा ना कि उनकी जो पॉलिसी है वो आइडियोलॉजिकल, एक डॉगमेटिक, एकदम प्रैक्टिकल क्राइसिस मैनेजर, उनको मैनेजर कहते हैं। कि जैसे मार्gaरेट थैचर को लोग शॉपकीपर कहते थे, अंजेला मार्केल को उनको कहते हैं कि सी इज द बेस्ट मैनेजर। उन्होंने 10 लाख उनको लेने थे, वो उन्होंने ले लिए। बाद में उन्होंने तुरंत 6 महीने बाद सडनली तुर्की के अंदर उन्होंने उनके साथ एक ट्रीटी कर ली कि सभी शरणार्थी को वहां रखा जाएगा। बाकी फिर उन्होंने आगे बाकी यूरोपियन कंट्री को जरा भी प्रेशर नहीं किया। तो उन्होंने जो माइग्रेंट क्राइसिस को हैंडल किया,
और रेफ्यूजी भी उनको द मदर करके बुलाते हैं। तो उन्होंने जो किया ये उनके लिए जरूरी भी था। आपको शायद याद होगा कि उन्होंने कुछ दशकों पहले तुर्की से बहुत इमिग्रेंट आए थे, और जी यही इमिग्रेंट आज जो फाइजर का वैक्सीन है वो भी जी उन्होंने इन्वेंट किया है। मैं जब जर्मनी में था तो उनकी बुंडेस्टाग उनका जो होता है वो हर 2 साल में एक कंट्री को बुलाते, रशिया के बाद इंडिया को बुलाया था, चाइना के पहले। तो उस टाइम आपको याद होगा कि एक हमेशा हम कहते थे डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो मैकेंजी का रिपोर्ट था कि $200 बिलियन हमें मिलेंगे। हमारे काफी डिस्कशन हुए थे बीडीआई डीआईएच के और उनकी गवर्नमेंट के साथ। तो उन्होंने कई चीजें उनमें से मानी थी, और उन्होंने जर्मन लैंग्वेज इंडिया में सिखाने के लिए जर्मन गवर्नमेंट पैसे देती थी। ये शायद जो बाद में निकाल दिया गया था 2015 में। जर्मनी की 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो इंडिया ने मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। एक, अच्छा वहां सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को फ्री पढ़ाते हैं। जी चाइना के 10,000 आते हैं, बाकी कंट्री के 2-2 जी हजार, पूरा एजुकेशन फ्री है। दूसरी एक उनकी स्कीम है जिसके अंदर उनके जो रिटायर्ड बड़े बड़े सीईओ होते हैं फॉक्सवैगन और सभी कंपनियों के, वो 6 महीना आप उनको स्टे दो, वो आपके कंट्री में फ्री काम करेंगे, उनको कोई वेतन नहीं चाहिए, उनके पास करोड़ों रुपया होता है, तो वो आते हैं। ये 2 चीज, और तीसरी माइग्रेशन था। अब ये 2 चीजों में मेरा ये मानना है कि उनको 10 लाख लोग लेने ही थे। वो एक दीवार पे लिखी हुई चीज थी, और वो अनस्किल्ड लेबर चाहिए था। यदि हमने वो प्रोजेक्ट को जो जर्मन सिखाने का निकाला नहीं होता 15, और उसको चालू रखा होता जी और उसके ऊपर ध्यान दिया होता, तो मेरे ख्याल से सीरिया के पहले यदि हमने इस पे कॉन्क्रीट एक्शन लिए होते तो इमिग्रेशन में शायद जर्मनी काफी इंडियन को एक्सेप्ट कर लेता, क्योंकि उनको 10 लाख लेना था, वो उनकी पॉलिसी थी, और इसीलिए उन्होंने सीरियन को लिया है जैसे तुर्की को लिया था। तो ये उन्होंने डेमोग्राफी में उनके जो जर्मनी में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने जो जो चीजें की, उन्होंने बहुत बड़ा चाइल्ड केयर सर्विस इंक्रीज की और जर्मनी के बर्थ रेट इंक्रीज हो। डेमोग्राफी इनके लिए बहुत बड़ी है, तो इसलिए उन्होंने ये स्टेप जो लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप उनका देखा जाए तो कोविड-19 में शुरू में अंजेला मर्कल फंड क्रिएट करने के उनका कहना यह था हर कंट्री लोन ले या कुछ डेट ले, पर मैंने जैसे कहा कि चेरी पिकिंग, जो चीज अच्छी लगती है, फ्रेंच इकोनॉमिक मिनिस्टर ने ब्रूनो मायर ने जैसे कहा कि हम रिकवरी फंड बनाए, इमीडिएटली उन्होंने कहा वी विल साइन इट, वी विल फंड इट, वी विल फंड ऑन बिहाफ ऑफ होल यूरोपियन यूनियन। और उन्होंने आज के दिन में यूरोप में 70% वैक्सीनेशन हो गया है और 1.8 ट्रिलियन यूरो का रिकवरी बजट कोविड के लिए। उनको ये लग रहा था कि ये पैंडेमिक की वजह से पूरी यूरोप की इकोनॉमी हड़बड़ा जाएगी, तो इतनी विजन कि जो उनकी पूरी सोच है, वो सोच से आगे जाके उन्हें लगा कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, हमें कर लेना चाहिए। तो ये उनकी एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि जहां जहां उन्हें लगा कि ये चीज अच्छी है, उन्होंने आइडियोलॉजिकली उसको पकड़ के नहीं रखा कि ये करना ही पड़ेगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने 2017 में नाटो के लिए कहा था कि वी हैव टू नो दैट वी मस्ट फाइट फॉर अवर फ्यूचर, अवर ऑन अवर ओन, फॉर अवर डेस्टिनी एज यूरोप। जो उसके बाद ट्रम्प के आने के बाद पूरा नाटो का जो पूरा प्रॉब्लम हुआ, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है जर्मनी की जो इंडस्ट्रीज है वहाँ बहुत बड़ी, फ्रेडरिक्सहाफन, और वहाँ पे टैंक के इंजन बनते हैं, सुपर टैंक के, प्लेन के। जर्मनी की इंडस्ट्रीज इतनी वेल एडवांस है कि यदि जर्मनी नाटो के अंदर, अब उनकी जो सोच बदल रही है, बहुत बड़ा एलाई होगा और जर्मनी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, बिडेन ने सबसे पहले कहा था मैं अंजेला मर्कल से बात करूंगा। उन्होंने फोन किया सैटरडे को, अंजेला मर्कल अपने कंट्री हाउस में थी, उन्होंने कहा मैं मंडे बात करूंगी। आज का दिन, आज 2 दिन छुट्टी है और मैं अपने उसमें काम कर रही हूँ। ये बुरा उसे इसलिए नहीं कहा था, पर एक जो कहते हैं कि सिस्टम है, उस सिस्टम में मेरे को काम करना है। पर अमेरिका बहुत बड़ा एलाई है और उसके लिए जर्मनी का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और अंजेला मर्कल ने उनका इसमें बहुत बड़ा प्रदान रहा है। मैंने जैसे कहा, ओबामा उनको मिलने गए थे, जो कुछ खराब हुआ है वो ट्रम्प की वजह से हुआ। उन्होंने कई लोगों का, उनके जो अभी तो नई किताब आ रही है उसमें अंजेला मर्कल से लेके
थेरेसा मे को गालियां दी है। तो इसलिए अभी लग रहा है, पर दूसरा उनका जो नाटो के अंदर आप देखोगे तो फ्रांस की जो अभी हुई, उन्होंने यूरोपियन यूनियन में जर्मन प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, पर जर्मनी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। जो मैक्रोन के लिए कहा जाता है कि वो बहुत एम्बिशियस है, आगे का देखते हैं, पर उनके पीछे कितने लोग हैं वो उनको दिखाई नहीं देता कई बार। तो अंजेला मार्केल के जाने के बाद ये जो यू रिफॉर्म है, नाटो में ऑटोनॉमी के लिए ये सब करेंगे, पर अभी भी जर्मन लोग ये जो उनके प्रेस और सब मानते हैं कि स्कैटर गन है, सबसे पहले वो अपना इलेक्शन जीते। तो यूरोपियन यूनियन को उन्होंने बहुत ही स्टेबिलिटी दी। अब इसमें दो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चाइना, कम लोगों को पता है कि अंजेला मर्केल चाइना 12 बार गए हैं जी। और उन्होंने आज के दिन में उनका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना है। 280 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है। तो चाइना के साथ संबंध बहुत, चाइना ने कई जर्मन कंपनियों में जो मिडल शाफ्ट कहते हैं, जो उनका बैकबोन है, उसने काफी हैप्पी इन्वेस्टमेंट किया है। और उनका सबसे बड़ा जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो एकदम जिसको कहते हैं कि न्यूट्रल रहता है, उनको जो कहना है वो कह सकते हैं, और वो सबसे पावरफुल बीडीआई। तो उन्होंने भी कहा चाइना इज अवर सिस्टेमेटिक कॉम्पिटिटर। तो अब धीरे धीरे अगेन उसमें भी जाते जाते उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी बनाई है चाइना के साथ, जो साइन नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा है कि चाइना इज अवर बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर, बट दे आर अवर कॉम्पिटिटर, अवर राइवल। इसलिए ये जो उनकी जो एक क्लैरिटी है थिंकिंग की कि कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट करना पड़ेगा, पर उसमें भी चेंज करने पड़ेंगे। तो ये जो सबसे पहले दलाई लामा को कोई यूरोपियन लीडर मिला हो, तो अंजेला मार्केल 2007 में दलाई लामा को मिले थे। तो उनका जो एक जो, पर 12 बार चाइना भी गए हैं। तो इसलिए विदेश नीति में उन्होंने कभी अपना जो ह्यूमैनिटेरियन आइडियोलॉजिकल अप्रोच है उसको ट्रेड, कॉमर्स और लॉन्ग टर्म उसे मिक्स नहीं किया है, और ये उनकी सबसे बड़ी सिद्धि है। बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी जो मेंटल क्लैरिटी है इश्यूज के ऊपर वो बहुत बड़ी है। वो उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें पता है उन्हें कहाँ जाना है, और वो किसी भी क्रिटिसिज्म की चिंता नहीं करती है। जी। और अब बात करेंगे कि अब आने वाले समय में क्या है? आने वाले समय में अंजेला मार्केल के जाने से एक तो लगता है कि बहुत बड़ा वॉइड होगा, उनकी लीगेसी बहुत बड़ी रहेगी, पर कई इश्यू है जो जर्मनी के लिए भी रहेंगे। सबसे बड़ा इश्यू वहां है डिजिटलाइजेशन। जर्मनी ने, अंजेला मार्केल ने पूरा जो उनका इंडस्ट्रीज है उसमें 3 चीजें नहीं हो पाई। एक, डिजिटलाइजेशन जो होना चाहिए था। दूसरा, पेंशन रिफॉर्म। मैंने जैसा कहा, डेमोग्राफी, जर्मनी की डेमोग्राफी ओल्ड लोग, ओल्ड पीपल ज़्यादा है, तो उन्होंने पेंशन रिफॉर्म किए नहीं। और तीसरा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं हम, कि उन्होंने क्लाइमेट में ज़्यादा, उन्होंने कुछ नीतियाँ बदली पर क्लाइमेट चेंज ज़्यादा नहीं किया है। और ये 3 चीज़ों में आप देखोगे कि ये इलेक्शन में भी ग्रीन पार्टी को वोट मिले, अल्ट्रा राइट को भी 10% वोट मिले, पर उन्होंने एक चीज़ जो कही थी कि उनका जो ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है, तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन को अब एक ऐसे लीडर की जरूरत पड़ेगी जब नाटो में ये सब हो रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसी जो उन्होंने हमेशा स्टेबिलिटी दी। उन्होंने यूरोपियन यूनियन में सभी कंट्री के बड़े रिफॉर्म नहीं किए, पर जब भी है उन्होंने पैसे, फंडिंग काफ़ी अच्छा किया। 90s में स्पेन और पोर्चुगल ऊपर आ गए, अब ईस्टर्न यूरोप के कई कंट्री ऊपर आ गए। तो एक तो पूरी वर्ल्ड में अब बहुत कम ऐसे लीडर है कि जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन वैल्यू के साथ आज के दिन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखते हो। विदेन है तो अच्छा है, पर यूरोप में बाकी लीडर की इनकी जितनी, और पर्टिकुलरली उनको 2 प्रॉब्लम है, एक तो पोलैंड और दूसरा हंगेरी। वो अंजेला मार्केल ने उनके ऊपर कोई ज़्यादा दबाव भी नहीं रखा, और कुछ वहाँ जो लोकशाही का थोड़ा बहुत हनन हो रहा है उसके लिए उन्होंने कभी, जो कहते हैं कि एक स्ट्रांग लेडी और यूरोपियन लीडर की तरह करना चाहिए, तो वो उन्होंने कभी नहीं किया। पर
मुझे लगता है कि उन्होंने जो ये चीजें की है उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन में एक स्टेबिलिटी रहेगी। और एक ह्यूमैनिटेरियन जो उनका वर्ल्ड व्यू था पर्टिकुलरली, उन्होंने एक बहुत अच्छा सेंटेंस कहा था जब ये सीरियन आए कि वी डोंट हैव प्रॉब्लम ऑफ मुस्लिम, वी आर नॉट इनफ क्रिश्चियन। और मुझे लगता है ये उन्होंने बहुत ही सही कहा है कि उनके आने से हमें दिक्कत नहीं है, पर हमारे देश में ही, और वहाँ है काफ़ी लोग, अब तो बहुत कम लोग चर्च में जाते हैं। ये जो सेंटेंस था वो एक, मुझे लगता है कि उनका एक बहुत ही क्लियर मैसेज था कि हमें डॉगमेटिक नहीं रहना चाहिए। और उनका जो प्रैग्मेटिक सिस्टेमिक थिंकिंग है, इसको एक कहते हैं कि सर्वेंट लीडरशिप के सर्विस के लिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने एक अच्छी चीज कही है कि आई डोंट नो, आई एम नॉट गैम्बलर, आई डोंट वांट सॉल्यूशन एट एनी प्राइस, मॉडेस्ट ऑथेंटिक अप्रोच एंड अनकंडीशनल ऑब्जेक्टिविटी। कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। सी लिसान, एक एम्पैथी थी उनके अंदर, और सभी को इक्वल ट्रीट करते थे जितने भी लीडर थे यूरोपियन यूनियन के। कॉमन मैन फर्स्ट। तो ये चीजें आगे जाके यूरोपियन यूनियन में इसकी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहेगी। पर जो मैंने पहले कहा कि ये विजनरी अप्रोच होल की तरह उनका एक मैनेज, उन्होंने 20 साल तक बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में जर्मनी को वहां से बाहर निकाला, आगे लाया, पूरे यूरोपियन यूनियन को 2008 की क्राइसिस के बाद स्टेबल किया, और ईस्टर्न यूरोप को काफी अच्छी तरह इंटीग्रेट किया। और पर्टिकुलरली ब्रेक्जिट के बाद उन्होंने जो यूरोपियन यूनियन, पर्टिकुलरली उनकी एक दूसरी भी अच्छी चीज जो मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने वुमेन को बहुत ही बड़ा, जो कहते हैं ना, जर्मन पॉलिटिक्स में आगे लाने का एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने अपने जो बाद में उन्होंने डिसाइड किया था कि शायद जो अभी यूरोपियन यूनियन में उनको प्रेसिडेंट की जगह पहुंचा, उनको डिफेंस मिनिस्टर बनाया था। शी वॉज फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, लेडी डिफेंस मिनिस्टर। फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो उन्होंने एक दूसरी जर्मनी में ये की कि लेडीज को आगे लाने में पॉलिटिक्स में उनका एक बहुत ही बड़ा वो रहा है। और जर्मनी का जो पॉलिटिक्स था उसमें इतने डिफिकल्ट, एसपीडी को उन्होंने साथ में रखा, एफईडी को रखा, सीएसपी को रखा, तो सभी को साथ में चल के उन्होंने जर्मनी को एक यूरोप का जो पावर हाउस था उसी पोजीशन में उन्होंने हमेशा रखा। और ये उनकी बहुत बड़ी देन रहेगी। पर्टिकुलरली क्लाइमेट वो थोड़ा उन्होंने कम किया है, यूरोपियन यूनियन में भी ये एक रहेगा। दूसरा, उन्होंने यूरोपियन यूनियन को इंटीग्रेट करने में बहुत ज्यादा, जो कोल के टाइम से जैसे कोल ने किया था एक करेंसी की, ये वो उन्होंने नहीं किया। तो जो कहते हैं कि यूरोपियन में एकदम कोहेसिवनेस आ जानी चाहिए थी, वो नहीं आई। पर यूरोपियन यूनियन को नाटो के साथ रखते हुए जो डिफेंस का बजट बढ़ेगा, जो बिडेन की पॉलिसी है, मुझे लगता है कि इसके लिए वो 2017 से उन्होंने ऑलरेडी तैयारी की हुई थी। तो अंजेला मार्कल ये 21वीं सदी के पहले 2 दशक के, जिसको कहता है जिसकी इम्पैक्ट बहुत ही प्रभावशाली यूरोपियन यूनियन और पूरी वर्ल्ड के लिए रहेगी। क्योंकि उन्होंने जो कोविड में किया, इमिग्रेशन में किया, ये सब चीजें मेरे ख्याल से किसी देश ने पहले 2 दशक में की नहीं होगी। और ये चीजें, और पर्टिकुलरली एक मदरली अप्रोच, कंसेंसस अप्रोच और सादगी, आप मानोगे नहीं, जब वो रिटायर हो रहे 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में जाएंगे, सरकार से कोई गाड़ी, कोई नौकरशाही कुछ नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं खाना बनाऊंगी और माय हस्बैंड ही विल डू द लॉन्ड्री। तो इस तरह का जो सादगी। दूसरा, उनका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, खुद एकेडमिक बैकग्राउंड से है, कि वाई टीचर्स आर गेटिंग मोर सैलरी देन पॉलिटिशियन। उसने कहा दे बिल्ड द नेशन, सो प्रोफेसर एंड टीचर शुड गेट मोर सैलरी देन पॉलिटिशियन। और मैं भी जब छोड़ूंगी, मैं भी 3 बेडरूम अपार्टमेंट में और वहाँ वो रहने जा रही है। तो उन्होंने जो जर्मनी की ट्रेडिशनल थिंकिंग थी सदियों की, उसी को रखते हुए ज्यादा किए बिना उन्होंने कई चीजें उसमें चेंज की। जैसे विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ाया, क्लाइमेट में उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी का बंद किया, अच्छी बात थी।
तीसरा चीज जो है, मैंने कहा कि वो कैसे उनके थिंकिंग थी, उन्होंने एलजीबीटी राइट वो 2017 में जर्मनी में दी है, जो जर्मनी में कोई सोच नहीं सकता था। सभी को लगता था कि बहुत बड़ी पॉलिटिकल इम्पैक्ट आएगी। तो उन्होंने जर्मनी की ट्रेडिशन को समझते हुए, उनकी मानसिकता समझते हुए अपने देश को चेंज किया। चेंज किया तो कोई शॉक नहीं लगा, मीन जो कहते हैं ग्रेजुअल, विथ सिंपैथी एंड विथ मदरली अप्रोच। तो ये है कि उनके जाने के बाद यूरोपियन यूनियन में कई लीडर, साथ साथ जर्मनी के लोग उनको मिस करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा लीडर मिलना उनके सौभाग्य की बात है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक कंट्री की एक डेस्टिनी होती है, कि जैसे ऑटोवान बिस्मार्क आ गए, फिर कोल आ गया, इनको मिल गया, रशिया को पुतिन मिल गया, चाइना को जी मिल गया। एक जो डेस्टिनी होती है, और हमारा कई बार डेस्टिनी में गड़बड़ हो जाता है। जैसे विक्रमादित्य है, वो पानीपत की वॉर जीत रहा था, उसकी आंख में लग गया, वो वॉर ही हार गए। तो डेस्टिनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक शी वॉज द वुमन destined for Germany, and that was a very good luck of Germany. अब लास्ट सेगमेंट में आते हैं, छोटी टिप्पणी चाहेंगे कि ऐसे कौन सी लीडरशिप है जो अब इमर्ज हो रही है, और वो जर्मनी के अंदर नया चांसलर कौन हो सकता है, किसकी संभावनाएं बन रही हैं? जर्मनी में संभावना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसको आजकल जो उनको कहते हैं ट्रैफिक लाइट कोएलाइजन, केन्या, जमैका, सीडीयू और एसपीडी का हो सकता है, क्योंकि वही स्टेबल मेजोरिटी दे सकता है। स्कूल जो है वो उनके डेप्यूटी रहे हैं और काफी मैच्योर लीडर है। सीडीयू के जो लीडर थे, उन्होंने एक गलती कर दी कि जब वो नदी में बाढ़ आई थी, तब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंस रहे थे, उसमें उनके लीड कट गई है। ग्रीन पार्टी मुझे लगता है कि अभी भी जर्मनी एकदम रिवॉल्यूशनरी चेंजेस के लिए तैयार नहीं है। एपीडी को भी 10% वोट मिले हैं, और उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे। एपीडी का हमेशा पॉलिसी प्रो इंडस्ट्री रहा है, लिबरल पॉलिसी रहा है। तो इसमें 3 कोएलिशन बन सकते हैं, एपीडी भी ज्वाइन कर सकती है सीडीयू और एसपीडी के साथ। एसपीडी लेफ्ट है, पर वो सेंटर टू लेफ्ट हो गई है अब, अंजला मर्कल के साथ 15 साल काम करने के बाद। तो उनका एपीडी और ग्रीन का भी हो सकता है। मुझे लगता है इस साल, नए साल का क्रिसमस तक अंजला मर्कल रहेंगे, और शायद कोल का टेन्योर से ज्यादा उनका टेन्योर हो जाएगा। कोई लीडर ऐसा नहीं है जो अंजला मर्कल की जगह ले सके, पर हमेशा ये हिस्ट्री में देखा गया है, कोल के जाने के बाद कोई सोच नहीं सकता अंजला मर्कल, जैसा हमने देखा इन जवाहरलाल नेहरू के बाद शास्त्री जी की, हमने सोचा नहीं था कि शास्त्री जी जैसे महान लीडर हमें मिल जाएंगे। तो ये एक चीज है कि अब ये दो में से कौन आगे जाके कैसे डेवलप होता है। दोनों अच्छे लीडर है, एसपी के लीडर्स कुछ ज्यादा अच्छे हैं, इसीलिए अब ये चीज हमें जी, तो आगे के लिए रखनी चाहिए कि 1 साल बाद हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, और इन्हीं शब्दों के साथ दर्शक मित्रों हम आपसे लेंगे विदा, और जाने से पहले कोई लास्ट एक छोटी टिप्पणी, कोई छोटा कमेंट केतन जी आप करना चाहें? मैं यही कहूंगा कि ये जो उनकी नीति थी, उससे हमें सीखना चाहिए कि आई एम हियर फॉर द सर्विस ऑफ माई पीपल, एंड दैट इज माई एम। आई एम नॉट गैम्बलर, आई एम नॉट विजनरी, आई विल ओनली सर्व माई पीपल। और ये संदेश मेरा, मुझे लगता है उन्होंने जो कहा है वो बहुत ही हमारे लिए अप्रोप्रिएट है। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं समझता हूँ कि उनकी जो लाइफ स्टोरी है वो एक इंस्पिरेशन है, और शायद एक किस्म से वो एक रोल मॉडल हैं लीडरशिप्स के लिए दूसरे देशों को, कैसे कंडक्ट करना है खुद को विद ह्यूमिलिटी, विद नर्चरिंग नेचर, विद मदर्स नेचर, विदाउट कन्फ्रंटिंग मच। कहीं भी कोई विंडिक्टिवनेस नहीं है। इन्हीं चीज़ों ने, कहा जाए तो, एंजेला मार्केल को बनाया। वो जितनी नम्र थी, विनम्र थी, उतनी ही डिसीजन लेने में टफ सच्ची भी थी, जिसे मैं कहूँगा डिसाइसिव थी। एक जी, डिसाइसिव लीडरशिप जिसे आप कहते हैं, वो थी। तो ये हमारा बहुत दर्शकों एक स्पेशल एपिसोड था एंजेला मार्केल के ऊपर, और मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों को बहुत क्लैरिटी मिली होगी कि ये जो लंबा काल रहा है एंजेला मार्केल का, किस ढंग से उन्होंने जर्मनी को शेप किया। जब जर्मनी को शेप किया जाता है, दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है,
तो पूरी दुनिया संवर जाती है, पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ता है। हम इसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर केतन शुक्ला जी का, जो फॉर्मर एम्बेसडर रहे हैं, कि उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी बेबाकी से बात की और लोगों को जर्मनी के बारे में, राजनीति के बारे में, एंजेला मर्केल के खास तौर से वर्किंग के बारे में, उनके चरित्र के बारे में जो जानकारी दी, वो एकदम से बहुत प्रेशियस है। तो हम शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि दैट्स आपने राइट। कीमती समय निकाला केतन धन्यवाद। जी, और आप हमारे साथ धन्यवाद। आए इस शो के अंदर। दर्शक मित्रों, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ। हमें दीजिएगा आप आज्ञा।